गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज्ञान और समाज के बारे में अध्ययन किया, विज्ञान का उपयोग क्या क्या है उसको जाना। आज हम लोग विज्ञान का जो है हमारे समाज पर क्या प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान की शिक्षा ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान शिक्षा जो है वो महिलाओं को समाज में बराबरी का जो हिस्सा होता, बराबरी का दर्जा होता है। पहले महिलाओं को इतना बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। बराबरी का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विज्ञान शिक्षा ने। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक समानता, वंचित व पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक व समावेशी शिक्षा। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत क्या क्या है? लैंगिक समानता, वंचित व पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक व समावेशी शिक्षा तथा तृतीय लिंग हेतु विशेष दर्जा दिया गया है। क्या विशेष दर्जा दिया गया है? यह समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास व पूर्वाग्रह है को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विज्ञान शिक्षा जो है समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त हैं या पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए जो है विज्ञान शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ इसमें आधुनिक अस्त्र शस्त्र के निर्माण को प्रोत्साहित कर विश्व शांति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया जाए। दूसरी तरफ क्या है? इसमें एक तरफ तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अंधविश्वास को दूर कर रहा है विज्ञान शिक्षण, और दूसरी तरफ है आधुनिक अस्त्र शस्त्र के निर्माण से जो है को प्रोत्साहित कर विश्व शांति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। विज्ञान का जो हमारा वर्तमान समाज है, समाज पर प्रभाव को निम्न किस बिंदुओं द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण क्या है? आज हर चीज़ जो है डिजिटल होती जा रही है। डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। भारत में नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत बैंक खाते जो हैं उसको हितग्राही से जोड़ना, रसोई गैस आदि छूट को सीधे खातेदारों को पहुंचाना। डिजिटलीकरण के माध्यम से आज ये संभव है। जो भ्रष्टाचार होते थे, जैसे सरकार द्वारा कोई 1 रुपया भेजा जाता था तो हमारे तक पहुँचते वो 20 पैसे भी हमको नहीं मिलते थे। आज डिजिटलीकरण की ही देन है, विज्ञान शिक्षा की ही देन है कि किसान को जो पैसा आता है उसको देख लीजिए, रसोई गैस का जो छूट है वो आता है उसको देख लीजिए, सब हमारे खाते में डायरेक्ट आता है। रसोई गैस आज छूट जो सीधे खातेदारों को पहुंचाना। छात्रों की छात्रवृत्ति है, पहले कॉलेजों में आती थी, मैनेजमेंट को आता था, या अब जो है डायरेक्ट छात्रों के अकाउंट में आता है। वो वेतन, स्वतत्वों का भुगतान, उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली आज आ गई है, आदि कई प्रयास शामिल हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन व वितरण प्रक्रिया में उत्पादन व वितरण प्रक्रिया में सुधार लाना व आर्थिक विकास को गुणात्मक रूप से प्रभावित करना है। जो आर्थिक विकास है उसको गुणात्मक रूप से प्रभावित करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी व त्वरित बदलाव लाने में अहम है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी व त्वरित बदलाव लाने में अहम है। लोगों को इसकी महत्ता के बारे में बताना, लोगों को इसकी जो महत्ता क्या है इसकी, उसके बारे में बताना।
वह इसका व्यापक उपयोग निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसका जो व्यापक उपयोग होता है हमारे निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करेगा। उसके बाद ई पाठशाला में क्या है, जैसे आज ही देख लीजिए, इस कोरोना महामारी में सारा कुछ जो है डिजिटलीकरण हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है। अगर विज्ञान शिक्षा ने इतना वो नहीं किया होता तो आज ये संभव नहीं था। ई पाठशाला में क्या है, विद्यार्थी ई पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी की देख लीजिए आप, जो है सभी पाठ्य पुस्तकें जो है उपलब्ध हैं। पूरक पुस्तकें, अभिक्रमित अधिगम, विविध इंटरेक्टिव कार्यक्रम, वेबिनार आदि उपलब्ध हैं। ई संसाधन में क्या है हमारा, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव संसाधनों, छवियों, मानचित्रों, प्रश्न बैंक आदि का उपयोग किया जा रहा है। अब शिक्षक के लिए क्या है इसमें, शिक्षक विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार कर व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाना संभव है। विद्यार्थियों का जो डाटाबेस होता है उसको तैयार कर व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करके उसमें क्या कमियां हैं उसका जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाना संभव है। उसके बाद है विद्यार्थियों हेतु पठन सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों के माध्यम से सतत आपूर्ति कर सकते हैं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो है हम सतत आपूर्ति कर सकते हैं। इसमें समय सीमा की बाध्यता नहीं है, इसमें जो है समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा आवधिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका उपयोग करें, उनमें अपने आलेखों का योगदान किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा पाठचर्या संसाधन के अंतर्गत नीति दस्तावेजों, समित रिपोर्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है, पाठ्यक्रमों व अन्य संसाधनों का उपयोग संभव है। कार्यक्रम जो है कुछ इस प्रकार है, जैसे निम्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण डिजिटलीकरण में ये सब हमारा है। उसके बाद विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी। तीसरा हमारा है अध्यापक नवाचार पुरस्कार। चौथा हमारा है ICT अवार्ड। पांचवा है अखिल भारतीय विद्यालय शैक्षिक पर्व। छठा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। सातवां है हमारा राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार NRIR शॉर्ट फॉर्म में इसको। आठवां है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अब तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है स्वयं प्रभा। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का समूह है। क्या है, यह उच्च गुणवत्ता वाले जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनका एक समूह है, जिसमें स्कूल शिक्षा 9 से लेकर 12 स्तर तक जीवन पर्यंत अधिगमकर्ता की ज़रूरतों को पूर्ण कर पाने वाली पाठचर्या आधारित पाठ्यक्रम तथा कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु मदद किया जा रहा है। चौथा पॉइंट हमारा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों, जैसे मीटर में अरबवें हिस्से में से बने होते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं व परमाणुओं, नैनो टेक्नोलॉजी जो है अणुओं व परमाणुओं की इंजीनियरिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी जो है वह अणुओं व परमाणुओं की इंजीनियरिंग है, जो भौतिकी, रसायन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स व बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों को आपस में जो है जोड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी विकसित करने के लिए दुनिया भर में जो है बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी तकनीक विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमानों पर जो है शोध कार्य हो रहे हैं। अति सूक्ष्म आकार, बेजोड़ मजबूती, टिकाऊपन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटो, बायोसाइंस, पेट्रोसाइंस, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक व डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं बनी रही हैं। उसके बाद हमारा है उपग्रह प्रक्षेपण। उपग्रह प्रक्षेपण जैसे इसरो ने 11 जून 1918 को इसरो ने 11 जून 1918 को 100वां प्रेक्षण इसरो ने 11 जून 1918 को 100वां प्रक्षेपण के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस अभियान में एक साथ 31 उपग्रह छोड़े गए। इस अभियान में जो है एक साथ 31 उपग्रह छोड़े गए, जिसमें 28 विदेशी थे व 3 देशी थे। इससे देश के नागरिकों, किसानों व मछुआरों को लाभ होगा। इससे क्या होगा? देश के किसान हमारे जो हैं, मछुआरे जो हैं, उनको लाभ होगा। इन उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का इस्तेमाल इन उपग्रहों से जो तस्वीर प्राप्त होती है हमें, इसका इस्तेमाल हम सड़क नेटवर्क की निगरानी, शहरी व ग्रामीण योजना के लिए किया जा सकेगा। इसका उपयोग जो हम कहा करते हैं शहरी व ग्रामीण योजनाओं में किया जा सकेगा। छठा पॉइंट हमारा है अंतरिक्ष में खोज। अंतरिक्ष में खोज क्या है? भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंदाकिनी गैलेक्सी का बहुत बड़ा समूह खोजा है। उसका जो है बहुत बड़ा समूह खोजा है, जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई इन गैलेक्सियों के समूह का नाम, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा यह जो खोजी गई है, इन गैलेक्सियों के समूह का नाम क्या रखा गया है? सरस्वती रखा गया है। 7वां पॉइंट हमारा है मंगलयान अंतरिक्ष अभियान। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। मंगलयान जो है भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह ग्रहों के लिए भारत का प्रथम मिशन है। यह ग्रहों के लिए भारत का कौन सा मिशन है? यह ग्रहों के लिए भारत का प्रथम मिशन है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के राकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान निर्माण व संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन है। क्या क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? भारत के राकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान निर्माण व संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन है। 8वां पॉइंट हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचनाओं को संभालने और आदान प्रदान करने में उपयोग आने वाली सभी यंत्र, उपकरण व तकनीक सूचनाओं प्रौद्योगिकी के दायरे में आते हैं।
क्या क्या? सूचनाओं को संभालने और आदान प्रदान करने में उपयोग आने वाले सभी यंत्र जो हैं उपकरण व तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी के दायरे में आती है, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, वेब सेवाएं इत्यादि। इस प्रकार सूचना क्रांति से समाज के सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं। इसमें गतिविधि हम क्या क्या बच्चों द्वारा करा सकते हैं? अपने आसपास के विज्ञान के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। बच्चों क्या कार्य हम देख सकते हैं, गतिविधि क्या करा सकते हैं इसमें? अपने आसपास के विज्ञान के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। दूसरा, डिजिटलीकरण क्या है और इसके उद्देश्य बताइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।